देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी। हालांकि नतीजे कल सुबह आने शुरू होंगे, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल्स, चाहे वो न्यूज नेशन का हो या फिर तमाम दूसरे एग्जिट पोल्स हो, जिस तरह से बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और बहुमत के करीब करीब यहां पर ला खड़ा किया है महाराष्ट्र और हरियाणा में, तो ऐसे में पार्टी के भीतर जो है अब सीएम पद की दावेदारी ठोकी जाने लगी है। क्या कुछ हलचल उस ओर से आ रही है और किस तरह से कांग्रेस जो है अभी भी उम्मीद का दामन थामे हुए है और ऐसे में जुगत कर रही है कि कैसे तैसे नए सहयोगियों से हाथ थामकर क्या वो बीजेपी को सत्ता में आने से रोक सकती है। तो इस पूरी हलचल पर रहेगी हमारी नजर। खास मेहमान होंगे जिनसे हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं, किस तरह से न्यूज नेशन के जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो बीजेपी को 142 से 148 सीटें दे रहे हैं, शिवसेना को 58 से 62 सीटों के बीच, कांग्रेस को 32 से 37, एनसीपी को 30 से 33 और एमएनएस को 4 से 8 और अदर्स के खाते में 7 से 12। तो ऐसे में बीजेपी के लिए सरकार बनाना कतई मुश्किल नहीं लग रहा है अगर न्यूज नेशन के ये एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं कल एक्चुअल नतीजों से मेल खा जाते हैं। अगर यही नतीजे रहते हैं कल जो परिणाम आने वाले हैं, तो ऐसे में बीजेपी के अंदर, क्योंकि लगभग हर जगह से देखा जाए तो यही है कि बीजेपी जो है वही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। कोई बहुमत के बिल्कुल करीब ले जा रहा है तो कुछ पीछे छोड़े जा रहा है, लेकिन बीजेपी सत्ता की प्रमुख दावेदार है। हरियाणा की अगर बात करें तो न्यूज नेशन का एग्जिट पोल जो है बीजेपी को 40 से 45 सीटें दे रहा है, आईएनएलडी को 25 से 30, कांग्रेस को 10 से 13 और अदर्स के खाते में 3 से 5 सीटें यहां जा रही हैं। यहां पर खबरें ये भी आ रही हैं कि रोकने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस द्वारा हरियाणा में तो कम से कम बीजेपी को। अगर हम बात करें टाइम्स नाउ सी वोटर सर्वे की, तो बीजेपी को 129 सीटें मिल रही हैं, शिवसेना के खाते में 56, कांग्रेस के खाते में 43, एनसीपी के खाते में 36, एमएनएस के खाते में 12 और अदर्स के खाते में भी 12 सीटें आ रही हैं टाइम्स नाउ के और सी वोटर के हिसाब से। यानी कि बीजेपी सभी की पहली पसंद है सभी पोल सर्वे की। टाइम्स नाउ का अगर हम टाइम्स नाउ सी वोटर हरियाणा के एग्जिट पोल को देखें तो बीजेपी के खाते में 37, आईएनएलडी के खाते में 28, कांग्रेस के खाते में 15, अदर्स के खाते में 4 सीटें जो हैं वो जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में यहां पर हर पोल जो है, एग्जिट पोल जो है, कमोबेश बीजेपी को ही सिंगल लार्जेस्ट जो है पार्टी के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहा है। कोई बहुमत के करीब ले जाकर छोड़ रहा है, कोई बहुमत का आंकड़ा टच करा रहा है तो कोई 10-15 सीटें कम छोड़े दे रहा है। एबीपी न्यूज निल्सन सर्वे की बात करें तो बीजेपी के खाते में 127 सीटें जा रही हैं, शिवसेना के खाते में 77, कांग्रेस के खाते में 40, एनसीपी के खाते में 34, अदर्स और एमएनएस के खाते में 5-5 सीटें यहां पर एबीपी न्यूज निल्सन के खाते में जा रही हैं। हरियाणा के एग्जिट पोल की बात करें तो एबीपी और निल्सन का सर्वे जो कहता है वो बीजेपी को 46 सीटें दे रहा है, आईएनएलडी को 29, कांग्रेस को 10 और अदर्स के खाते में 3 सीटें यहां पर जाती हुई दिख रही हैं। तो एग्जिट पोल जो हैं वो 10-15 का मार्जिन इधर उधर कर दीजिए, सभी एग्जिट पोल बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और सरकार बनाने की स्थिति में ला खड़ा कर रही हैं। अगर हम इंडिया टीवी की बात करें तो इंडिया टीवी सी वोटर सर्वे जो है वो महाराष्ट्र के लिए कह रहा है 124 से 134 सीटें, शिवसेना के लिए कह रहा है 55 से 61, कांग्रेस के लिए 38 से 48, एनसीपी के लिए 31 से 41, एमएनएस के खाते में 9 से 15, अदर्स के खाते में भी 9 से 15 सीटें आ रही हैं। यानी कि आप सर्वे कोई भी उठा लीजिए, नतीजे कमोबेश एक जैसे से ही आ रहे हैं। हरियाणा की अगर हम बात करें तो इंडिया टीवी सी वोटर सर्वे देता है हरियाणा में 34 से 40 सीटें बीजेपी को, आईएनएलडी को 25 से 31, कांग्रेस 12 से 18। तो हरियाणा में कांग्रेस का जिस तरह से खबरें आ रही हैं, आईएनएलडी से 7 थामने की बातें आ रही हैं ताकि बीजेपी को रोक सके, तो उसमें क्या कुछ हलचल है उसको भी टटोलने की कोशिश करेंगे। जिस तरह के यहां पर एग्जिट पोल्स तो कम से कम इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। तो बीजेपी में अब सीएम पद को लेकर रसाकशी शुरू हो गई है, तो कांग्रेस यहां पर स्ट्रैटेजी प्लान बी बनाने में जुट गई है कि अगर नतीजे जो हैं एग्जिट पोल जैसे आते हैं तो कम से कम हरियाणा में बीजेपी को रोकने की कोशिश की जाए। और महाराष्ट्र में तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है करने के लिए, अगर एग्जिट पोल के ही जो नतीजे तब्दील होते हैं, एग्जिट पोल के जो परिणाम है वही नतीजों में तब्दील हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ हलचल कांग्रेस के खेमे से चल रही है, क्या कुछ उसकी स्ट्रैटेजी चल रही है, वो भी आपको बताएंगे और कौन कौन दावेदारी पेश कर रहा है उससे भी रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह से 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन चुनावी नतीजों से पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर गहमागहमी तेज है। पंकजा मुंडे कह रही हैं कि जनता चाहती है कि वो सीएम बने। वहीं बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि सीएम का फैसला संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने में अब चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। न्यूज नेशन और बाकी न्यूज चैनलों की एग्जिट पोल बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं।
बीजेपी अपने बूते सरकार भी बना सकती है, लेकिन सवाल ये कि अगर सरकार बनती है तो आखिर कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। फिलहाल महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषद में विपक्ष के नेता विनोद तावड़े, बीजेपी नेता एकनाथ खड़से, गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी के नाम आगे चल रहे हैं। हालांकि पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि सीएम का फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड ही करेगी। बहुमत की स्थिति में लेजिस्लेचर पार्टी और पार्लियामेंट्री बोर्ड के समन्वय से वहां का नेतृत्व चुना जाएगा। अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो क्या शिवसेना ऑप्शन है? देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पर महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। इधर नतीजों के आने से पहले पंकजा मुंडे ने दबी जुबान में ही सही सीएम पद के लिए दावेदारी ठोक दी है। अगर मेरा नाम आ रहा है तो वो सम्मान है, पार्टी के श्रेष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे वो मुझे मान्य है। पंकजा के बयान के बाद पार्टी नेता विनोद तावड़े ने तपाक से ट्वीट करके कह डाला कि बीजेपी में सीएम को लेकर कोई रेस नहीं है और इसका फैसला पार्टी आला कमान ही करेगा। साफ है, महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों से पहले सीएम की कुर्सी को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। देखिए, कोई दावा नहीं ठोक रहा, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे रेस भी नहीं होती है। हमारे यहाँ पर हमारा उचित प्राधिकरण जो है वो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो इसके संदर्भ में सभी से विमर्श करके निर्णय करता है। खैर, अब इंतजार रविवार को आने वाले नतीजों का है, जिसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर सजेगा। मुंबई से सुभाष शिर्के के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए, तो हम बात करेंगे महाराष्ट्र में जो दावे ठोके जा रहे हैं। अगर एग्जिट पोल जैसे ही नतीजे तब्दील होते हैं तो ऐसे में बीजेपी के अंदर से क्या कुछ खबरें आ रही हैं वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन हरियाणा में भी बीजेपी के पास ना तो कैडर था, 4 सीटों से अगर एग्जिट पोल सही होते हैं तो 40 तक पहुंचेंगे, सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। तो ऐसे में वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर कौन कौन से नाम जो हैं बीजेपी के खेमे में जो हैं इस वक्त घूम रहे हैं वो आपको बता दें। बीजेपी की तरफ से हरियाणा में पार्टी के कम से कम 8 नेता जो हैं वो सीएम बनने की रेस में दौड़ने लग गए हैं। अब देखना ये होगा कि सीएम का ताज किसके सर होगा। सबसे पहले आपको बता दें, कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा में पार्टी का एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम है, सीएम पद के प्रमुख दावेदार हैं, राज्य के प्रभावी जाट समुदाय के नेता हैं, दिल्ली से नजदीकी है उनकी। अमित शाह जो है कमान सौंपने के संकेत दे चुके हैं। दूसरा नाम आता है मनोहर लाल खट्टर का। सियासत का काफी पुराना अनुभव है, साइलेंट वर्कर के तौर पर जाने जाते हैं, बहुत ज्यादा लाइमलाइट पे नहीं आते हैं, लेकिन जिस तरह से संघ के भी बेहद करीबी रहे हैं और जिस तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी से भी कहा जाता है कि अच्छी नजदीकी है, साफ सुथरी छवि है, कई राज्यों में चुनावी प्रभार का जिम्मा संभाला हुआ है, चुनाव प्रभारी बने हैं। राव इंद्रजीत सिंह की बात करें, गुड़गांव से सांसद हैं, केंद्र में फिलहाल मंत्री हैं। जनाधार को तवज्जो मिली तो दावा मजबूत हो सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि केंद्र जो है उन्हें राज्य में भेजने के मूड में नहीं है। गैर जाट नेता होने का भी फायदा राव इंद्रजीत सिंह के खाते में जा सकता है। कृष्णपाल गुर्जर की बात करें तो फरीदाबाद से सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, गैर जाट नेता होने का फायदा भी मिल सकता है। आलाकमान केंद्र से राज्य में भेजने के पक्ष में हालांकि इनको भी नजर नहीं आ रही है। एक और नाम जो है वो है ओम प्रकाश धनखड़ का, बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्य के प्रभावी जाट समुदाय के नेता हैं, अच्छी छवि है, जनाधार है। तो ऐसे में ये नाम भी एक प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। रामविलास शर्मा का नाम भी जो है वो मुख्यमंत्री की रेस में हरियाणा के लिए आगे चल रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लोकसभा की 8 में से 7 सीटें जो हैं खाते में गई थी पार्टी के। सूबे में बीजेपी के पुराने नेताओं में से एक हैं, तो जो पुराना अनुभव है, लॉयल्टी है और जो संगठन पर पकड़ है, उसका अच्छा फायदा इनको मिलता दिख सकता है। राज्य में पार्टी के ज्यादातर नेताओं से इनके अच्छे संबंध भी बताए जाते हैं। अनिल विज की बात करें, बीजेपी विधायक दल के नेता भी रह चुके हैं अनिल विज, पुराने नेता हैं। गैर जाट नेता के सीएम बनने पर अगर पार्टी फैसला करती है गैर जाट नेता सीएम बने तो मौका मिल सकता है, एक नाम ये भी हो सकते हैं। कमजोर पक्ष यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रह चुके हैं, तो शायद पार्टी उतना विश्वास ना करे, पार्टी एक क्लीन इमेज जो है वो लेकर जाए।
चलिए, हरियाणा में क्या कुछ अपने अपने दावे ठोके जा रहे हैं, किस तरह से जो एक बैकडोर पॉलिटिक्स है वो अपने तरफ से हर कोई नेता अपने नंबर बढ़ाने की आलाकमान में कोशिश कर रहा होगा। हालांकि नतीजे आने के बाद वो कोशिश जो है फ्रंट फुट पर आती हुई नजर आएगी। इस बीच बीजेपी नेता सत्यपाल जैन का हरियाणा में जो ये पूरी सीएम पद की रेस चल रही है उसको लेकर क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनमें पूरी क्षमता है कि वो मुख्यमंत्री बन सके, बल्कि एक नहीं 7, 8, 9 तक ऐसी संख्या जाती है। और ऐसे ही लोग अक्सर अटकलें लगाते हैं हरियाणा के बाहर से कोई आदमी आएगा। हरियाणा के भी बहुत सारे अच्छे नेता हैं जो संसद में आए हैं, चुनकर आए हैं। इन सब में से हमारे पास इतनी वाइड रेंज उपलब्ध है, इतनी चॉइस है हमारे पास पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास कि वो सब विषयों पर विचार करने के बाद कल परिणाम आने के बाद निर्णय करेगा कि हमारा कौन मुख्यमंत्री होगा। चलिए, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान, पूरा पैनल मौजूद है। इस वक्त बीजेपी नेता जयनारायण व्यास हैं, राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, शिवसेना नेता सावंत साहब भी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पहला सवाल मेरा जयनारायण व्यास जी से होगा। व्यास जी, एग्जिट पोल ने आपको मुस्कुराने का मौका दिया, लेकिन उसके साथ ही पार्टी में दावेदारों के बयान आने शुरू हो गए। आप हमें कुछ जानकारी देंगे, कौन कौन से नाम आगे चल रहे हैं, किसी पर मोहर लगती, सहमति बनती हुई या ज्यादा झुकाव बनता दिख रहा है? देखिए, जब कभी भी संभावनाएं बनती है तभी इस तरह की बातें तो उभर कर आएगी। ये ज्यादातर तर्क है, मैं नहीं कहूंगा किसी ने अपनी दावेदारी ठोकी है। पंकजा की भी बात देखिए आप, तो उन्होंने ये कहा कि अगर मेरा नाम आ रहा है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मगर जो भी निर्णय हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व लेंगे उनका मैं सम्मान करूंगा। तो उन्होंने कोई अपनी दावेदारी आगे नहीं बढ़ाई है। नहीं, दबी जबान में कहा तो है ही ना कि जनता चाहती है। अब जनता चाहती है कि नेता चाहते हैं? इससे ज्यादा उपलब्ध है। और देखिए, पंकजा जी ने अपनी बात कही है, दबी जबान में नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए सम्मान की बात है, वो मुंडे जी की बेटी है और मैं मानता हूं उनका अधिकार है ये कहना कि मेरे लिए अगर मेरे पास ऊपर पसंदगी होती है तो मेरे लिए सम्मान की बात है। मगर उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी निर्णय होगा उसका मैं सम्मान करूंगी। चलिए, आप तो पार्टी के नेता हैं, आप बताइए अंदर खेमे से क्या कुछ खबरें आ रही है वहां, और कौन कौन से नाम जो हैं वो आगे चल रहे हैं, कौन सा नाम पहली पसंद बनकर उभर रहा है? कम से कम अगर हम बात करें चर्चाओं में, निर्णय तो बाद में विधायक दल के नेता अपना नेता अलग चुनेंगे, पार्टी के आलाकमान लेंगे, लेकिन चर्चाओं में कौन सा नाम गर्म है? होने के बावजूद जी नहीं, आपने कई नाम गिनाए हैं। मैं मानता हूं कि करीब आधे दर्जन नाम तो आपने ही गिनाए हैं जी, वो सब लायक हैं। अब किसके ऊपर हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी पसंद फाइनल करेगा। आपकी पसंद कौन सी है? सब पहलुओं को देख के जो भी नाम चुना जाएगा अच्छा ही चुना जाएगा। और एक अच्छी बात है, हमारे पास एक से ज्यादा चॉइस है। मेरी पसंद जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की पसंद है वही हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ ये मेरी पसंद और तेरी पसंद वाली बात नहीं होती है। जो भी पसंद होगा वो हमारा मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी शासन में आ रही है, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। कांग्रेस और एनसीपी का भ्रष्ट शासन 15 साल के बाद जा रहा है। चलिए, तो मैं आपसे आगे भी चर्चा करूंगी मुख्यमंत्री के नाम के साथ साथ। कई लोग अब आपका सूरज, जिस तरह से कहते हैं चढ़ते सूरज को सभी सलाम होते हैं, उसके सब साथी होते हैं, तो अब जो लोग आपसे किनारा कर चुके थे अब कह रहे हैं कि भाई मतभेद था, मनभेद नहीं है, आपके साथ हाथ मिलाने का फिर से बात कर रहे हैं। तो उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? उस पर भी बातचीत करूंगी, अदीप साहब से भी जानने की कोशिश करूंगी कि हरियाणा में क्या कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि अगर बीजेपी कुछ सीटें कम रह जाती है तो नए साथी तलाश कर कम से कम बीजेपी को आने से रोका जाए। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी भी बने हुए हैं, सभी से चर्चा आगे भी जारी रहेगी। तो नतीजों से पहले ही एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं उसने बीजेपी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है। कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है और इसीलिए अब बीजेपी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर विचार विमर्श और नेताओं के अपने अपने दावे चल निकले हैं। लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उम्मीद का दामन जो है वो थामे बैठी हुई है। उसकी कोशिश है कि अगर हरियाणा में कम से कम अगर एग्जिट पोल जिस तरह से कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं 5 सीटें कम रह जाती है तो उसके पास शायद मौका हो। अदीप साहब, क्या नए दोस्त अपने साथ जोड़कर हरियाणा में कम से कम कांग्रेस ये कोशिश कर रही है किसी तरह से बीजेपी को रोका जाए? फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि एग्जिट पोल जो है वो
इस बार हमारे ऐसे लोग भी महसूस कर रहे हैं, आंखें देख रही हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती बीजेपी को सरकार बनाने की, और मेरे हर लिहाज से ये 30 सीटों से ऊपर जा रहे हैं। तो कांग्रेस रोकेगी कैसे? इसलिए कि अगर चौटाला के साथ अभी आपने बात की, चौटाला का मेन टारगेट तो कांग्रेस है। वो चौटाला को कि प्रॉब्लम उनकी पार्टी की है कि उनको अपने लीडर को मुसीबत से निकालना है। तो रूलिंग पार्टी के साथ जाके वो अपने लीडर के साथ ज्यादा फायदा कर सकते हैं। अगर कहीं शॉर्ट भी हो, मुझे तो नहीं लगता कि चौटाला की भी जरूरत बीजेपी को शायद पड़े, लेकिन अगर नहीं पड़ी, जब भी वो चौटाला और बीजेपी को सरकार बनाने में या बीजेपी की सरकार बनने में मुझे कोई परेशानी दिख नहीं रही है। यहाँ पर महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, दोनों जगह बीजेपी की सरकार जो है तमाम लोगों को बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर सावंत साहब, अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, एग्जिट पोल तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर नहीं लेकर आ रहे हैं। हेलो जी सावंत साहब, एग्जिट पोल तो अच्छी खबर नहीं लेकर आ रहे हैं। अब क्या, अगर हम मान के चलें कि यही कल नतीजों में भी तब्दील होंगे, तो आपकी पार्टी की क्या कुछ स्ट्रैटेजी है? क्या कुछ नरम रुख अपनाकर मतभेद और मनभेद जैसे बयान भी आने शुरू हो गए? नहीं, हमारी पार्टी की जो एग्जिट पोल जो दी गई है वो सरासर गलत है। शिवसेना ये बड़ा पक्ष रहेगा और शिवसेना के पास मैक्सिमम सीटें रहेगी, और एक बड़ा पक्ष होने के कारण हमारे पास लोग आएंगे, हमें किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। और ये जो एग्जिट पोल है उसके ऊपर कितना निर्भर रहना है। चलिए, मैं कहती हूँ अगर एक बार मान लीजिए ये सही साबित हो जाते हैं, तो क्या आप पुराने दोस्त के पास लौटना पसंद करेंगे? नहीं, लेकिन ये सही साबित होने का कोई सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि जो जिस तरीके से वो एग्जिट पोल का जो चयन किया गया है वो चयन गलत है। उसके पीछे मेथोडोलॉजी क्या है, वो कैसे किया गया है, कितना सैंपल सर्वे किया गया है। ये बात आपने लोकसभा में नहीं कही थी, 11 बजे अगर इलेक्शन आप लोगों को जिता रहे थे। ये बड़े अफसोस की बात होती है, हर कोई एग्जिट पोल तभी गलत बताता है जब नतीजों के हाथ में नहीं जा रहे होते हैं। लोकसभा में भी सब एग्जिट पोल गलत हो गए। अच्छा, नहीं, ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, कतई तैयार नहीं हूँ कि ये एग्जिट पोल ही गलत है। चलिए, बमुश्किल कुछ घंटों का वक्त अब रह गया है। आगे की अगली सुबह जो है नतीजे ही लेकर आ रही है, तो फिर दोबारा हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर मैं उर्मिलेश जी हमारे साथ मौजूद है चर्चा में। कंक्लूसिव बिल्कुल अभी तो 6 घंटे बिल्कुल। उर्मिलेश जी, एक मैं कंक्लूसिव रिमार्क यहाँ पर आपसे चाहूंगी। अगर मुख्यमंत्री की दौड़ में हम बात करें, तो आपको हरियाणा और महाराष्ट्र में कौन सा नाम है जो सबसे आगे जाता हुआ नजर आ रहा है और क्यों? देखिए, इन दोनों सूबों में जो नतीजे का प्रश्न है वो तो कल पता चलेगा, लेकिन कमोबेश सभी मानकर चल रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस रूल्ड जो दोनों स्टेट्स थी वो कांग्रेस और उनके इलाके के हाथ से बिल्कुल बाहर जा चुके हैं। रिजल्ट कल आना है वो अलग बात है, लेकिन कोई नहीं ये मानता कि कांग्रेस जो सत्ता में थी उसका कोई यहाँ पर बी प्लान सी प्लान भी कोई क्लिक करेगा। मुझे लगता है उसके पास कोई प्लान नहीं है सिवाय हार कर चुपचाप रिव्यू करने के कि इतनी बुरी पराजय क्यों हुई तो मुख्यमंत्री के नाम ऐसी गलती। जी, मुख्यमंत्री के नाम। दूसरी बात आप जो कह रही हैं मुख्यमंत्री, देखिए एक बड़ा फर्क है इस चुनाव में। ये बात सही है कि बीजेपी चुनाव जीतने के करीब है या वो काफी अच्छी मार्जिन से उसके सीटें आएंगी, लेकिन पहले जो बीजेपी जिन स्टेट्स में जीतती थी और इस बार जो जीत रही है, दोनों की सियासत और समीकरण में बुनियादी फर्क है। इस बार दोनों स्टेट में एक बीजेपी का नेता है जो चुनाव में चेहरा था और जिसकी वजह से अगर जीतती है बीजेपी तो उसी की वजह से जीतेगी, और उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी, जो भारत का प्रधानमंत्री है। वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, वो हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। जो दूसरे सूबे जहां पहले चुनाव जीतती थी बीजेपी, वहां कोई उमा भारती हुआ करती थी, कभी शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे, कभी धूमल हुआ करते थे, कभी शांता कुमार हुआ करते थे। देखिए एक सेकंड, लेकिन अभी की स्थिति में कोई ऐसा चेहरा इन सूबों से नहीं उभरता जो बीजेपी का क्रॉस सेक्शन, पूरे स्टेट का नेता हो और जिसको एक रिप्रेजेंटेटिव कहा जा सके। तो मैं समझता हूं कि पार्टी और आरएसएस जिसको चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। वो अपने सियासी समीकरणों के हिसाब से देखेंगे। शख्सियत उतनी महत्वपूर्ण अब नहीं रह गई है इन चुनाव के कारण, बल्कि ये महत्वपूर्ण हो गया है कि किसको मोदी जी और आरएसएस चाहते हैं वो बनेगा।
चलिए, तो यहां पर मोदी जी और आरएसएस की मोहर जिस पर लगेगी मुख्यमंत्री वही होगा, और कल के नतीजे भी बताएंगे कि वाकई में क्या बीजेपी में ही दौड़ होगी या फिर कांग्रेस भी कुछ दौड़ लगा सकेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में आप सभी शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन।